हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आज की इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 35 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनका भी आज एग्जाम है या फिर आज के बाद होने वाला है। आप सभी को इस पूरी क्लास को अच्छे से करना है और जो भी प्रश्न हमने यहाँ पर इस क्लास में शामिल किए हैं सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको पता है ये क्लास रेगुलर आपको सुबह 6:30 बजे मिलती है, तो सभी को सुबह 6:30 बजे इस क्लास को ज्वाइन करना है और शाम को क्लास आपकी 8:30 PM पर होती है। तो ये दोनों क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए, तो सेशन को सभी को लास्ट तक करना है, ठीक है। चलिए, तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिससे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आइकन होता है या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सभी को जल्दी से जवाब करना है और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज के इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 35 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, सो पूरा क्लास आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जवाब करना है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है, मींस जिस इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं, इंफॉर्मेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग है या आइकन है। ऐसे अनुदेश जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर? आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, तो यहां पर ध्यान रखना है, उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है या किस कंप्यूटर भाषा को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है? बताइए क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रान, जिसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फुल फॉर्म भी सभी को ध्यान रखना है, फोर्ट्रान का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। और अगर आपसे पूछें कि फोर्ट्रान को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, तो जॉन वेकेस के द्वारा। ये आईबीएम में बना था, आईवीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में बना था जॉन वेकेस के द्वारा। कब रिलीज हुआ था? 1957 में पहली बार ये रिलीज हुआ था, ठीक है। क्या? फोर्ट्रान, जिसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल ये सभी भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। मींस किसे फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है या किस भाषा को कहा जाता है? C++, बेसिक, कोबॉल या फ्रेंच? इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है? देखिए, फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं और इन भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे माना जाता है? तो बेसिक को माना जाता है, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक का फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ देते हैं, तो इसका मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। आपको नोट कर लेना है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड इसका पूरा नाम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करिएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है। या किस कंप्यूटर लैंग्वेज से आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मीन्स अगर ये सवाल आया कि किस लैंग्वेज से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं तो आपका आंसर होगा जावा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट, जावा आपका सही जवाब है, ठीक है। आपको बताना है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, मीन्स प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसमें जवाब क्या होगा? प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 1972 में, 1972 में प्रोलॉग भाषा का विकास हुआ। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट होगा।
आपको बताना है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, या इसमें से कोई नहीं? देखिए वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट ये सभी हमारे कैसे हैं? सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने आपको बताया ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर यूजर वर्क करता है, या जो सॉफ्टवेयर यूजर वर्क के लिए होते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, तो वर्ड प्रोसेसर में आपका लिब्रो ऑफिस हो गया, लिब्रो ऑफिस आपका राइटर हो गया, इसके बाद आपका एमएस वर्ड हो गया, ये सभी वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम हैं, तो यहाँ पर आप अपना कार्य करते हैं। स्प्रेडशीट में आपका एमएस ऑफिस का एक्सेल हो गया, लिब्रो ऑफिस का कैल्क हो गया, तो यहाँ पर भी आप अपना कार्य करते हैं। तो ये सभी क्या होंगे? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर असेंबली लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, या मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? यहाँ पर ये ऑप्शन सेम हो गया। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर बताना है क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? यहाँ पर आपका कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। मतलब ये लो लेवल की श्रेणी में आती है असेंबली लैंग्वेज। और कई बार आपसे सवाल होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में या मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किस ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर होगा असेंबलर, है ना, असेंबलर की आवश्यकता होती है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है यदि सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रीसेट कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर में डेट एंड टाइम गलत है तो आप इसे कहां से रीसेट कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। राइटर, कैलेंडर, राइटर, राइट फाइल या कंट्रोल पैनल? यहां पर क्या होगा आपका सही जवाब? तो आंसर होगा कंट्रोल पैनल। आप कंट्रोल पैनल में जाकर इसे सही कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से आप इसे सही कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका टास्क बार होता है, टास्क बार के राइट साइड पर आपको टाइम एंड डेट दिखाई देता है, वहां पर डबल क्लिक करके भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके ऑप्शन में रहे उसके हिसाब से आपको जवाब करना है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम का समूह है? कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है? ठीक है, एसेसरीज, पेंट, वर्ड या नन ऑफ दीज? तो कौन सा प्रोग्राम्स का समूह है आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है सभी को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला एसेसरीज। ये क्या है? प्रोग्राम्स का समूह है, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइलों में बदलने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रोग्राम का इस्तेमाल बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है आप सभी क्लास को भाई शेयर करो, लाइक करो, ताकि और भी बच्चे इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और इससे पहले जो हमने रिवीजन क्लास आपको कराए हैं उनको देख करके जाना है सभी को, है ना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं, जो इससे पहले हमने 3-4 रिवीजन क्लास कराए हैं, वो सारे के सारे क्लास आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जिनका आज एग्जाम होने वाला है। बाकी हमने बहुत सारे क्लास 8:30 PM पर जो हमारी शाम को क्लास होती है अक्टूबर एग्जाम के लिए करा रखे हैं, वो सारे के सारे क्लास आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला विनजिप, ऑप्शन फर्स्ट आपका ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बताइएगा, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? ठीक है, 12 में जवाब करना है क्या होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है? तो आपका आंसर होगा MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। आपको बताना है निम्न में कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? कौन सा विंडोज संस्करण या कौन सा विंडो का वर्जन 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? जल्दी से जवाब करिएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपके सामने है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज XP। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को, विंडोज XP आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता है?
कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक का समर्थन नहीं करता है? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताइए? डॉस, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ओरेकल हो जाएगा। ओरेकल आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताओ? P11, OS2, विंडोज और यूनिक्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो यहाँ पर यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS2 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ऑप्शन पहला हो जाएगा, P11 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और इस प्रश्न में आपको बताना है कैल्क में डैश वर्तमान सेल एड्रेस को प्रदर्शित करता है। कैल्क में वर्तमान सेल एड्रेस को कौन दिखाता है? फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या फिर टाइटल बार? तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा? वर्तमान सेल एड्रेस को कौन डिस्प्ले करता है? तो आपका आंसर होगा नेम बॉक्स करता है। अगर आप सेल का पता या सेल का एड्रेस जानना चाहते हैं तो वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। जैसे जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिब्रियोफिस कैल्क में आने पर जैसे मान लिया ये बहुत सारी सेल आपको अलग अलग नजर आ रही हैं, है ना। और हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये हमारी सेल एक्टिव हो गई। एक्टिव सेल का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स सा बन गया है, इसका मतलब ये सेल हमारी एक्टिव है। अब इसका एड्रेस कहाँ पर डिस्प्ले होगा, मींस सेल का पता क्या है? तो इसका पता यहाँ इस नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे D5 लिखा हुआ है, मींस ये सेल हमारे D5 है। ऊपर देखेंगे कॉलम हमारा D है और रो हमारा 5 है। ये हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कलर सा दिख रहा होगा, तो ये D है और इधर आपका 5 है। कहीं पर भी क्लिक करोगे आप, यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो C है आपका इधर और इधर आपका 3 है, इसका मतलब इसका एड्रेस C3 हो गया। तो अगर सेल का एड्रेस कभी पूछे कहाँ दिखेगा, वो आपको नेम बॉक्स में दिखेगा। बट सेल में क्या लिखा है वो फार्मूला कहाँ दिखेगा, वो आपको फार्मूला बार पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर कोई फार्मूला टाइप करते हैं, हमने यहाँ लिखा इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया, 5 कामा आपने 4 कर दिया, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया ये डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, ये फार्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। बट इस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट अ रो। आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है तो क्या शॉर्टकट की होता है, तो आपका आंसर होगा शिफ्ट के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है। जैसे आप लिब्रियोफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर मान लिया पूरा रो हमें सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा ये पूरा रो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करना होगा, तो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक, ठीक है। और पूरा वर्कशीट अगर आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार आपको प्रेस करना होगा, या फिर कंट्रोल ए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार आपको प्रेस करना होता है। चलिए, आपको यहाँ पर बताना है निम्न में कौन MS एक्सेल की टर्म नहीं है। कौन MS एक्सेल की टर्म नहीं है, सेल्स, रोज, कॉलम या डॉक्यूमेंट। MS एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं है, तो देखो सेल्स भी है आपका, रोज भी है आपका, कॉलम भी है आपका, डॉक्यूमेंट आपका नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको बताना है एक बार चित्र बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे। एक बार चित्र बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, कहां पर जाएंगे, फिर कहां पर जाएंगे, ये आपको बताना है। तो आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, इसके बाद में चार्ट पर जाना होगा। इंसर्ट से आप चार्ट पर जा सकते हैं। आपको आना है लिब्रियोफिस कैल्क में, यहाँ पर आप जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ पर आप जाएंगे चार्ट में और यहाँ से फिर आप चार्ट बना सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट, उसके बाद चार्ट। उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डेटा दूसरे डेटा से कैसे संबंध रखता है, उस चार्ट को आप क्या नाम देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस चार्ट को आप क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डेटा दूसरे डेटा से कैसे संबंध रखता है। XY चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट।
उस चार्ट का नाम होता है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा पाई चार्ट आपका ऐसा होता है, मान लिया कोई वस्तु है या किसी डेटा को आप दिखाना चाहते हैं और उसमें से मान लिया कोई 100% का डेटा है, उसमें से कुछ परसेंट कुछ हिस्सा आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं। ये पाई चार्ट आपका बन जाता है। आप अलग अलग हिस्सा दिखा सकते हैं कि ये आपका कितना हिस्सा होगा, ये आपका कितना हिस्सा होगा, और अगर आप और चाहें तो यहाँ पर और भी बांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो एक दूसरे से संबंध रखता है। जैसे मान लिया आप ये दिखाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पाई चार्ट का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो डेटा होता है वो एक दूसरे से संबंध रखता है। इसका मतलब ये हो जाएगा फिर पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको बताना है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मेनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मेनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। किस मेनू से? इंसर्ट, फाइल, टूल्स या व्यू? क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूल्स मेनू। सभी को ध्यान रखना है, टूल्स मेनू में आपको मिलता है स्पेलिंग का कमांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है स्पेलिंग को जांचने के लिए आप किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि स्पेलिंग को चेक करना है तो कौन सी की इस्तेमाल करते हैं। क्या होगा इसमें सही जवाब? तो आंसर होगा F7 होता है। स्पेलिंग को चेक करने का F7 होता है। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने का शिफ्ट के साथ में F7 होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपसे पूछ ली जाती हैं आपके एग्जाम में। रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है, ध्यान से समझना प्रश्न क्या पूछा गया है। कह रहा है रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है उसका नाम बताइए। सिस्टम कंप्यूटर होगा, सर्वर्स होगा, क्लाइंट होगा या नन ऑफ द अबव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है तो आप उसे सर्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप उसे सर्वर का नाम देते हैं, यानी कि सर्वर पर ही आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होती हैं जिनको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है, हेल्प करता है? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका टेलनेट। सभी को ध्यान रखना है, टेलनेट आपका सही जवाब होगा। आपको बताना है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। इसका जवाब क्या होगा बताइए? ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका आंसर बताइएगा। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक ही सीमित रखता है, मतलब एक समय में केवल एक दिशा से ही संपर्क हो सकता है हाफ डुप्लेक्स में। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। www के फाउंडर कौन हैं? www के फाउंडर आपको बताने हैं। कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो यहां पर हो जाएगा टिम वर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी, टिम वर्नर्स ली www के फाउंडर हैं। ठीक है, और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कैल्क में कितने टाइप के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आप कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट को डाल सकते हैं? टाइप आपको बताने हैं चार्ट के, कितने प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका, 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा एक तो आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार पर भी चार्ट का आइकन दिखता है, आप यहाँ से भी चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं, या आपको जाना है इंसर्ट पर, इसके बाद यहाँ चार्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। सवाल होता है कि आप कितने प्रकार के चार्ट को डाल सकते हैं, तो अगर आपसे पूछें कि चार्ट के टाइप बताएं तो आपका आंसर होगा 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है ना, ये पाई चार्ट आपका होता है, एरिया चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। तो ये 10 प्रकार के चार्ट आप डाल सकते हैं। कई बार आपसे सवाल होता है चार्ट के स्टेप बताइए, तो पहला स्टेप है चार्ट टाइप का, यानी कि अपना चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे, डेटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट। तो ये आपके 4 स्टेप हैं चार्ट को इंसर्ट कराने के, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है यूडेमी क्या है। व्हाट इज यूडेमी? एक सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स या नन ऑफ दीज? यूडेमी क्या है? 29 में कौन सा जवाब होगा? तो यूडेमी आपका एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको बताना है केवल ईमेल की सेवा जीमेल ही प्रोवाइड करता है। ईमेल की सर्विस केवल जीमेल ही आपको प्रोवाइड करता है, बाकी
नहीं मिलता है ना। यानी कि अगर आपको ईमेल का लाभ लेना है, ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करना है, तो जीमेल के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको ईमेल की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे आपका याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फॉल्स। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पोकेमॉन गो क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए अक्सर पूछ लेते हैं। पोकेमॉन गो क्या है? डिवाइस, गेम, हार्डवेयर या सर्वर? पोकेमॉन गो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गेम है। पोकेमॉन गो एक गेम है जिसमें अगर केवल पूछते हैं कि पोकेमॉन क्या है, तो पोकेमॉन उस गेम में एक किरदार है, कार्टून का एक किरदार है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। बट पोकेमॉन गो आपसे सवाल होता है तो ये आपका एक गेम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको बताना है ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ईमेल को भेजने के लिए अगर आप ईमेल को भेजते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? IMAP, POP, SMTP या नन ऑफ दीज? ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? आंसर होगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, तो SMTP काम करता है। बाकी POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या है? मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। कई बार ये सवाल होता है आपसे कि POP और IMAP में एडवांस कौन सा है, तो आपको बताना है POP और IMAP में एडवांस आपका IMAP है। ठीक है, इन दोनों का काम है मेल को डाउनलोड करना और SMTP का काम है मेल को अपलोड करना या मेल को भेजना। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द रिजल्ट इक्वल फ्लोर 1209,11। इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। तो कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? 1209,11 का मान बताना। और हमने सभी फार्मूला आपको ऑलरेडी करा दिए। हमारे चैनल पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे फार्मूला के क्लास भी मिलेंगे। आप लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या फिर हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से वो फार्मूला भी आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? फ्लोर पूछा गया है और जब भी फ्लोर पूछा जाए तो 1209 से नीचे की संख्या को ढूंढ के लानी है जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी 1199। यानी कि 1200 से नीचे हमें वो संख्या ढूंढ के लानी होगी जो कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो हो जाएगा आपका 1199। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी दिखा देते हैं। आपने यहाँ लिखा इक्वल, इसके बाद आपको लिखना है फ्लोर, यहाँ पे लिखना है 1209,11। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। जैसे ही आप इंटरप्रेस करते हैं तो इसका आंसर 1199 आ गया। यानी कि यहाँ पर 1209 के नीचे वो संख्या कौन सी है? 1199 है, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी आपके 11 से, आपके 11 से। ठीक है, डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल को आप अपलोड करके रख सकते हैं? डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आंसर ध्यान रखना है। 10 MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। एक और सवाल यहां से बन सकता है, डिजी लॉकर में कुल कितना आपको स्टोरेज मिलता है? तो 1 GB का आप इसमें डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। डिजी लॉकर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, आधार नंबर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आपको बताना है RSA का फुल फॉर्म क्या होता है। RSA का पूरा नाम आप सभी को बताना है और ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवेस्ट समीर एडलमैन। आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इससे पहले जो भी क्लास हमने आपको बताए हैं सभी को आपको देखना है। जो भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर अपने प्रश्न हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। CCCwifi से आपको फॉलो कर लेना है इंस्टाग्राम पर और वहां पर भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।